तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। और एक बार फिर से हम उन्नति क्लासेस को ले आए हैं आपके लिए। और ऐसे बच्चे जो बोर्ड क्लासेस के अंदर हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि क्लास 10th के लिए हैं। अब आपने देखा होगा यूपी बोर्ड के अंदर क्लास 10th के अंदर जो एमसीक्यूज हैं वो लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जी सर। और हमारे यहाँ 20 एमसीक्यू जो हैं वो आने वाले हैं या फिर आए भी हैं। वर्ष 2023 की जो बोर्ड परीक्षा हुई है उसके अंदर कक्षा 10 के अंदर प्रत्येक विषय के अंदर 20-20 एमसीक्यू जो हमें देखने के लिए मिले। जी जी जी। तो उसी को हमें मतलब ध्यान में रखते हुए हमने ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसको हमने एमसीक्यू बेस पे लिया है। और इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर आपको पूरे सिलेबस से 20 जो एमसीक्यू होंगे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उन्हीं एमसीक्यूज जो हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट जो प्ले करते हैं बच्चों के एग्जाम के अंदर, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपका एक भी एमसीक्यू जो है वो इम्पोर्टेंट छूटे नहीं। तो उसी को ध्यान ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए हिंदी का जो एमसीक्यूज हैं वो हम आपके सामने लेके आए। और महेंद्र सर जो हैं वो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग जो हैं वो इसका पूरी तरह से आनंद लेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो मैं इसे हैंड ओवर करता हूँ महेंद्र सर के लिए। वेलकम जी महेंद्र सर। सर। हेलो दोस्तों, तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न एक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? ऑप्शन ए है शुक्ल युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है शुक्लोत्तर युग और ऑप्शन डी है भारतेंदु युग। तो जैसा कि आप जानते हो इनके नाम में शुक्ल लगा हुआ है, तो उससे भी आप पहचान सकते हैं। तो इनकी जो ऑप्शन ए सही होगा, शुक्ल युग। जो इन्होंने अपना कार्य है इसी युग में किया था, जितनी भी रचना लिखी थी शुक्ल युग में लिखी थी, इसलिए इनके नाम पर ही, और इन्होंने विशेष कार्य किया था इस युग में, तो इसका नाम भी इन्हीं के नाम के ऊपर पड़ गया, शुक्ल युग। ठीक है, चलते हैं अगली रचना पर। गबन किस विधा की रचना है? विधा यानी कला होती है एक तरह की। सभी विधाएं जैसे नाटक विधा हो गई, एकांकी विधा हो गई, उपन्यास हो गया, कहानी होगी, लेकिन ये सभी कृति के अंदर आते हैं। तो इसमें से होगा गबन किस गबन की विधा है? तो गबन की विधा कौन सी होगी आपका? उपन्यास। गबन की विधा क्या होगी? उपन्यास। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं आगे। कंकाल के लेखक है, कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से जैसा कि आप देख रहे हो, तो इसके ऑप्शन बी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। और ये तुम जानते हो ये एक उपन्यास है और इनका बहुत फेमस है और तुम्हारी परीक्षाओं में आता भी है। बोर्ड में हर साल आते आते हुए क्वेश्चन है, तो उनमें से ये विशेष क्वेश्चन है जो आता ही आता है। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही कृति है, ये लेखक बताने आपको इसमें ये किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती की, ऑप्शन बी अज्ञेय की, ऑप्शन सी जैनेन्द्र की और ऑप्शन डी है अमृत राय की। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अमृत राय की। जैसा कि जानते हो आप लोग, धर्मवीर भारती इनकी भी बहुत फेमस रचनाएं हैं, जैसे ठेले पर हिमालय और अज्ञेय। इनकी भी एक दो रचनाएं हैं, जैसे जैनेन्द्र हो गए, इनके लिए जानते हैं यात्रा वृत्तांत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग को हम छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए है सन 1900 से 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी है सन 1919 से 1938 ईस्वी और ऑप्शन सी है सन 1936 से 1943 ईस्वी और ऑप्शन डी है सन 1850 से 1900 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1919 से 1938 ईस्वी तक। नेक्स्ट, साकेत रचना है,
साकेत रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की, या ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। तो इसमें सही आंसर बताना है हमें। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। अब आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा कवियत्री है। महादेवी वर्मा कवियत्री है, इसमें हमें काल बताना, ये किस काल की कवियत्री है। तो ऑप्शन ए है प्रगतिवाद युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, और ऑप्शन सी है छायावादी युग, और ऑप्शन डी है प्रयोगवाद युग। तो ये जयशंकर प्रसाद के समकालीन रही हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा, छायावाद युग की। और इनको महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है गंगा लहरी रचना है? पद्माकर की, ऑप्शन बी बिहारी जी की, ऑप्शन सी भूषण की, ऑप्शन डी है मतीराम की। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पद्माकर की। ठीक है, तो ये इस पर हम सही का निशान लगाते हैं ऑप्शन ए पर, और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, आधुनिक काल की समय सीमा है? तो इसमें सही आंसर बताना है आपको। आधुनिक काल की समय सीमा है, तो ऑप्शन ए दिया है सन 1919 से 1938 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1936 से 1943 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1918 से 1950 तक, और ऑप्शन डी है सन 1868 से अब तक। तो हमारा इसमें सही होगा ऑप्शन डी 1868 ईस्वी से अब तक, जो चली आ रही है और आगे तक चलेगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, सोचिए जरा। ऑप्शन ए है निहार, ऑप्शन बी संध्या गीत, ऑप्शन सी युगांतर, ऑप्शन डी दीपशिखा। तो ऑप्शन ए ये निहार जो है ये महादेवी की वर्मा की रचना है, ऑप्शन बी संध्या गीत ये भी इनकी रचना है, ऑप्शन डी दीपशिखा ये भी इन्हीं की रचना है, लेकिन ऑप्शन सी युगांत ये महादेवी की वर्मा की रचना नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव जैसा कि जानते हो, ये रस की उत्पत्ति में सबसे मूल्य होता है, सबसे मुख्य होता है, सबसे मूल्यवान होता है ये। ठीक है, तो इसमें है रति, रति बोलते हैं प्रेम को, विस्मय, और ऑप्शन सी है निर्वेद, और ऑप्शन डी हास, हास यानी हंसी या प्रसन्नता। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हास का अर्थ ही प्रसन्नता होता है या हंसी होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, हास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा अलंकारों से संबंधित है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। पीपर पात सरस मंडोला उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए है रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, और ऑप्शन डी है अनुप्रास अलंकार। उपमेय आप लोग जानते होंगे, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है, और उपमा जैसा कि जिसका नाम है तुलना करना, जैसा कि इसका अर्थ है तुलना, तो जहां दो वस्तुओं की तुलना हो रही हो तो वहां उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, इसमें कुछ विशेष शब्द आते हैं, जैसे जनो, जानो, जनो, मनो, मानो, मनो, तो इससे इसकी पहचान की जा सकती है। अनुप्रास, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है
वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें हमें सही आंसर चुनना है, तो इसमें होगा उपमा अलंकार, क्योंकि सरिस का अर्थ होता है जैसे, यानी तुलना हो रही है हमारी, किसकी? पीपल के पत्ते से तुलना हो रही है हमारे मन की। जैसे शब्द आ जाए, या तो जैसे आ जाए, या फिर डैश लगाकर सा कॉमा सी कॉमा से, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो आप समझ लेना ये तुलनात्मक शब्द है, ये तुलना करने वाले शब्द हैं, तो यहां सीधे सीधे तुलना होगी, और जहां तुलना हो रही हो वहां आपको सीधे उपमा अलंकार लगाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न 13, सोरठा छंद में चरण होते हैं। सोरठा चरण में छंद चरण होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो जैसा कि आप जानते हैं सोरठा जो है वो विषम मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें चरण होते हैं 4, ठीक है, जैसा कि हमने बता दिया, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। तो इसी से आप समझ गए होंगे, जब हमने चरणों की संख्या बता दी तो आप सीधे सीधे क्या आंसर लगाओगे? 4, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द के पीछे जोड़कर उसके अर्थ को बदल दे या परिवर्तित कर दे। तो इसमें उपसर्ग पूछा है, यानी उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के शुरू में ही जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन ए है इसमें उ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी उप, और ऑप्शन डी अन। तो इसमें जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है उपसर्ग, यानी यहां दो शब्द अलग अलग होंगे और दोनों का पूर्ण अर्थ निकलेगा। जैसे उप का अर्थ होता है मुख्य, और सर्ग का अर्थ है सर्ग, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यानी उप। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, हिंदी में भी पढ़े होंगे, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। कितने होते हैं? 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न 16 है, हानि डैश लाभ में समास है। अब ये समास से संबंधित क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए है इसमें द्वंद्व समास। यानी द्वंद्व समास की पहचान होती है कि इसमें शब्द जो है वो एक दूसरे के विलोम होते हैं। शब्द जो है वो एक दूसरे के विलोम होते हैं। दूसरा आता है हमारा कर्मधारय समास, यानी इसमें तुम्हें कर्म दिया होगा, कर्म को धारण करने वाला। ऑप्शन सी है द्विग समास। द्विग समास की पहचान होती है कि इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जिससे कि आप पहचान लोगे। जैसे उदाहरण के लिए लेने तो त्रिभुज, त्रिभुज यानी त्रि, यानी त्रि का अर्थ होता है 3। तो इसमें ऑप्शन डी आता है बहुब्रीहि समास। इसमें कोई भी पद समास नहीं होता, ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद, लेकिन इनका जो अर्थ निकलता है तीसरा, उसे प्रधान माना जाता है। तो हानि लाभ में हानि और लाभ योजक चिन्ह के स्थान पर हम और लगा देते हैं, और ये एक दूसरे के विपरीत भी है। तो इसमें होगा हमारा द्वंद्व समास। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछली का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए है द्विज, ऑप्शन बी है मीन, ऑप्शन सी है रसना, ऑप्शन डी है मूल। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि मछली को मत्स्य भी बोला जाता है और मीन भी बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब समास से संबंधित हमारा यहाँ एक और क्वेश्चन आ गया, पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? तो हमने आप लोगों को अभी बताया था, जहां प्रथम पद संख्यावाचक आ जाए वहां द्विग समास होता है। तो देखो इसमें कौन सा प्रथम, किस शब्द का प्रथम पद आपको संख्यावाचक दिखाई दे रहा है? कर्म, ये तो संख्यावाचक नहीं है। इसमें चेक करते हैं, ठीक है। पंच, पंच यानी पांच। तो हमने बताया था द्विग समास में हमेशा प्रथम पद क्या आता है? संख्यावाचक आता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, द्विग समास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 19, खीर का तत्सम रूप है। अच्छा, तत्सम और तद्भव शब्द आपने पढ़े होंगे। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए जाते हैं, अर्थात इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। और दूसरे होते हैं तद्भव। तद्भव वे शब्द होते हैं जिन्हें समय और जो समय और परिस्थिति के अनुसार जिनके बदलाव होते रहते हैं, जिन्हें बोलने में लोग बदलाव करते हैं। जैसे हम पहले कुत्ते को कुक्कुर बोला करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय और परिस्थिति के अनुसार अब उसे क्या बोलने लगे? कुत्ता बोलने लगे। तो ये क्या हुआ? कुत्ता, ये तद्भव हो गया। और उसका तत्सम क्या होगा? कुक्कुर। तो इसमें देखते हैं खीर का तत्सम रूप है, तो खीर का सीधा सीधा क्या होगा? क्षीर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तद नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इसमें बताना है तुम्हें, ऑप्शन ए तत्, ऑप्शन बी तस्य, ऑप्शन सी ते और ऑप्शन डी तान। देखो इसकी खास पहचान होती है, एक तो जहां भी तुम्हें शब्द के अंत में ई की मात्रा दिखाई दे जाए तो समझ लेना वो सीधा सीधा सप्तमी विभक्ति से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।